हेलो दोस्तों। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस और नो जल्दी बताना, फिर स्टार्ट करूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बस एक बार यस और नो बता दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए कल क्या हुआ था। मैं एक बार दोबारा पीछे से बैकग्राउंड ले आता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले चलो शुरुआत ही करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। याद करा दूँ एक बार दोबारा ना। 1206 में दिल्ली सल्तनत की मतलब गुलाम वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट 1707 में मुगल वंश का एंड होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, है ना, या उसके बाद तो खैर पोस्ट मुगल एरा है। नेक्स्ट 1707 के बाद 1739 में करनाल का युद्ध होता है, बैटल ऑफ करनाल। नेक्स्ट, है ना, उसके बाद में क्या कहते हैं बक्सर का युद्ध होता है, और सॉरी प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। नेक्स्ट, उसके बाद यहीं पर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। नेक्स्ट 1773 का कानून आया। इस 1773 के कानून में वारेन हेस्टिंग्स को भारत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद 1813 का कानून आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चाय और चीन को खत्म कर छोड़कर खत्म कर दी गई। फिर उसके बाद 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी खत्म कर दी गई, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट, उसके बाद 1853 के कानून में ईस्ट इंडिया कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कभी भी खत्म हो सकती है। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजों ने एक नया कानून पास किया। उसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद मेन एक्टिविटी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो टुकड़े करा दिए। और उसके बाद 1905 के बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1907 में सूरत का सम्मेलन हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। इसमें सूरत स्प्लिट में कांग्रेस के दो भाग बट गए, उदारवादी और उग्रवादी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, या और गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट 1907 के बाद से लेकर 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म में। और 1909 के बाद 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। दिल्ली दरबार में तीन ऑर्डर पास हुए थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई, भारत की मुद्रा करेंसी यानी इंडियन रुपीस बनाई गई, और दूसरा जो बंगाल का जो विभाजन था वो बंगाल का विभाजन खत्म हो गया, लेकिन ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ था कभी भी। ठीक है। अब 1911 के बाद 1913 में कामागाटा मारू स्कैंडल हुआ। फिर उसके 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और 1918 में, मतलब 1918 में वर्ल्ड वार खत्म होता है। 1919 में भारत में तीन गतिविधियां होती हैं एक साथ। जलियांवाला बाग कांड होता है, रॉलेट एक्ट आता है, और 1919 का कानून आता है। ठीक है। और यहीं पर गांधी जी खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं, क्योंकि टर्की के शासक कमाल पाशा के शासन का अंत हो गया था। मुस्लिम लोगों की भावना को आहत पहुंची थी, इसलिए गांधी जी ने मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट 1919 के बाद 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया, मतलब असहयोग आंदोलन शुरू किया। और उसके बाद में 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया चोरी चोरा कांड के बाद में। नेक्स्ट, उसके बाद मेन एक्टिविटी हुई कि 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था, लेकिन साइमन कमीशन को मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज किया था। इसलिए मोतीलाल नेहरू को ये चैलेंज दे दिया गया कि आप अपना भारत का संविधान बनाकर दिखाओ। लेकिन भारत के संविधान बनाने में आपकी कुछ कंडीशनें होंगी। वो ये कंडीशन होंगी कि आपके यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर एग्री होनी चाहिए। लेकिन जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी यहाँ पर 1928 में जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में एक पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग को ज़्यादा प्रावधान नहीं मिले थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसको खारिज कर दिया। और कांग्रेस ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डोमिनियन स्टेट या स्टेटस या अधिराज्य की बात की गई थी, इसलिए कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट खत्म हो गई, मतलब रिजेक्ट हो गई। यहां तक की कहानी मैं आपको समझा चुका हूं, अब आगे का सीन समझाना है। यहां तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ जल्दी। अब सीधा आप यस और नो बस यहां बोलो। इसके बाद अब सीधा का सीधा खत्म करूंगा जाके 1942 पे। इससे पहले रुकूंगा नहीं, अब मशीन चालू होगी, एंड में जाएगी। अब बोलो कोई डाउट है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? जरा एक बार बताना। ये कोई महापुरुष है, गुरबेज सिंह रम क्या नाम है यार ये? अच्छा नाम है जो भी है। आप आवाज नहीं आ रही भैया क्या?
आवाज आ रही है? नो डाउट। चलिए, कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़ूं। आवाज सही आ रही है या कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ूं? सर जी एक बात पूछना है, क्या है पूछो बताओ। क्या पूछना है बोलो भैया। काम की बात पूछना, ये कोई ये अपने अपनी जिंदगी के बारे में मत पूछना कि कोई तुमसे प्यार करता है नहीं करता, वो सब बाढ़ में जाए। पढ़ाई लिखाई की पूछो, क्या पूछना है। पूछो भैया, क्या है, लिख तो रहे हो, पूछना है पूछो तो सही, लिखो। क्या भाई, इसका तो जवाब ही नहीं आ रहा। इतनी तेजी से कमेंट। चलो भैया फिर तुम अभी तो मेरे आगे बढ़ने दो फिर मुझे। तब तक तुम अपना मैसेज टाइप कर लो, फिर मैं एंड में जब पूछूँ ना आपसे कोई डाउट है तब अपना मैसेज टाइप कर देना, पेस्ट कॉपी पेस्ट करके रख लो, एंड में भेज देना मेरे को ना। आ जाओ। अब सुनो, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई। अब देखो क्या होता है। जब नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाती है 1928 की, तो उसके बाद साइमन कमीशन को बोला जाता है कि तू अपनी रिपोर्ट तैयार कर। अब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करेगा बनाना। अब जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट तैयार होकर आएगी वो 1929 में आएगी। ठीक है, 1929 में। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि साइमन कमीशन ने क्या क्या बोला था। आ जाए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे। ये है साइमन अंकल की रिपोर्ट। सुने, देखिए। तेरी आ जाए। अरे भाई काहे भाग जाता है। देखें, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में मेन पॉइंट जो थे वो आ जाए। पहला पॉइंट था एबॉलिशन ऑफ डायरकी। आपको याद होगा 1919 के कानून में द्वैत शासन की बात की गई थी। मैंने कल 1919 के कानून में कहा था कि जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, जो स्टेट लेवल पर ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट थे, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इनको खत्म कर देंगे इनको। उसी को डायरकी या हिंदी में द्वैत शासन कहते हैं। तो साइमन कमीशन में वो द्वैत शासन खत्म करने की बात की गई। दूसरा, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब भारत में एक संघीय व्यवस्था लागू की जाएगी। संघीय व्यवस्था लागू की जाएगी, इसका मतलब यह होगा कि एक केंद्र सरकार होगी और बाकी राज्य सरकारें होंगी, और केंद्र और राज्यों में शक्तियां बराबर बराबर बटेंगी। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरा, एक्सटेंडेड वोटिंग राइट, लोगों को मतदान के अधिकार मिलेंगे। ठीक है। अगला, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा किसको? मुसलमानों को। मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट को परमिशन दी थी साइमन ने। नेक्स्ट, रिजेक्टेड द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। उस टाइम पर ये जो बॉम्बे नाम का प्रांत था इतना बड़ा, उसके अंदर सिंध भी था। ये सिंध, साइमन ने कहा था सिंध को अलग नहीं करेंगे, सिंध को बॉम्बे में शामिल रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर मेनली इतने ही काम थे। और हाँ, रिजेक्टेड 1/3 मुस्लिम सीट इन सेंट्रल असेंबली। जो सेंट्रल असेंबली मतलब केंद्रीय विधानसभा थी, उसमें 1/3 सीटें जो होंगी वो मुसलमानों के लिए होंगी। ये बात साइमन ने रिजेक्ट कर दी। साइमन ने कहा ये नहीं होगा। मेनली साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये थी। ठीक है। अब इसके बाद इसमें से आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ये साइमन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये साइमन की रिकमेंडेशन थी। अब आगे चलो, अब सुनो क्या होता है। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर लंदन में गोलमेज सम्मेलन होगा, मतलब आरटीसी होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बात पर डिस्कशन किया जाएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर भारत का संविधान बनाया जाए, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाया। ब्लैक कर दूं स्क्रीन, मतलब संविधान बनाया जाए, मतलब आगे की बात इसमें अपॉइंट की गई। तो अब देखो, साइमन की कमीशन की रिपोर्ट को लेकर आरटीसी होगी। आरटीसी का मतलब होता है ऐसा, मतलब एक गोल मेज होगी और गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। और इसको गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे के सारे जो होते हैं वो बराबर लेवल के होते हैं, कोई भी इसका अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि गोल मेज में कोई अध्यक्ष नहीं है, सब बराबर लेवल के हैं। लेकिन जो ऐसी मेज होती है, ऐसी वाली, उसमें कुछ ऐसे बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठते हैं। जो यहां बैठता है वो सीनियर होता है। ये जो मेज होती है, डीएम बैठेगा यहाँ पे, बाकी एसडीएम वगैरह ये डीएम सब इधर बैठेंगे। ये गोल मेज नहीं होती, इसमें ये यहाँ जो बैठता है वो सीनियर होता है।
लेकिन गोल मेज में सब बराबर साइज के होते हैं, इसलिए इसको गोल मेज कहते हैं, ताकि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। सही है। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर आरटीसी होगी। गौर से सुनना, आरटीसी में क्या पंगा होगा। तो पहली जो आरटीसी होगी वो 1930 में होगी, और इस आरटीसी, ये आरटीसी फेल हो जाएगी। इस आरटीसी में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, पहली आरटीसी ये है। अब आरटीसी में पहली में क्या हुआ था वो मैं समझा रहा हूं, लेकिन देखना इसमें क्या है आरटीसी में। देखें, अब पहली आरटीसी का ये फंडा है, इसको बड़ा करो। इसमें दो आरटीसी दे रखी है, तीनों आरटीसी दे रखी है, लेकिन मुझे तीनों आपको नहीं दिखानी, मुझे केवल अभी आपको पहली वाली दिखानी है। देखें, पहली आरटीसी ये थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप चाहे तो स्क्रीन ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहली वाली दिखा रहा हूं। दूसरी और तीसरी आरटीसी, दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करूंगा बाद में। ठीक है, अब देखें, पहली आरटीसी में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेबर पार्टी वाले लोग थे, कंजर्वेटिव वाली पार्टी के लोग थे, और लिबरल पार्टी के लोग थे। यानी तीनों, ब्रिटेन की दो पार्टियां मेन थी, लिबरल पार्टी तो किसी मतलब की नहीं थी। ये तीनों के मेंबर यहां बैठे थे। दूसरा, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जाएंगे और आगा खान जाएंगे। ये आगा खान वही है जिन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई थी। ठीक है, इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि जाएंगे, मतलब जो राजाएं थे इंडिया के, उनकी तरफ से भी जाएंगे, और गवर्नर की तरफ से भी जाएंगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, मतलब जिस हिस्से को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था उसके तरफ से भी कुछ लोग जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? दो व्यक्ति गए थे इसमें, अंबेडकर साहब गए थे और तेज बहादुर सप्रू साहब गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंबेडकर साहब एकमात्र व्यक्ति हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। ये पहली आरटीसी में पार्टिसिपेट हुए थे, किए थे मतलब, है ना। अब दूसरी, पहली आरटीसी का रिजल्ट क्या निकला? ऑल इंडिया फेडरेशन वाज एक्सेप्टेड। मतलब मैंने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बोला गया था कि भारत को एक संघ बनाएगा, तो ये बात स्वीकार कर ली, ठीक है बनाएंगे। दूसरा, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस, मतलब प्रांतों में, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, मतलब जिम्मेदार सरकार बनेगी, चुनाव होंगे, जनता चुनेगी, और मुख्यमंत्री जनता के प्रति जिम्मेदार होगा, मतलब विधायकों के प्रति। ठीक है, यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा, इंटरनल सोवरेनिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो देशी रियासतों के राजा होंगे उन्हें इंटरनल सोवरेनिटी होगी, मतलब आंतरिक संप्रभुता होगी। मतलब देशी रियासतों के राजाओं को आंतरिक संप्रभुता होगी कि वो अपने अधिकार के लिए डिसीजन ले सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। अब इन्हीं कारणों को देखते हुए पहला गोलमेज सम्मेलन असफल घोषित हो गया। यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो असफल हो गया, यानी फेल हो गया, और इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। और इसी गोलमेज सम्मेलन के समय ये क्लियर हो गया कि साइमन कमीशन की मान लो रिपोर्ट ये है, तो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए अगला गोलमेज सम्मेलन 1931 में होगा। अगला गोलमेज सम्मेलन 1931 में होगा। मतलब पहला आरटीसी जो था 1930 का ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये आरटीसी कब हुआ था दिखाना चाहूं तो देखो, देख लो। मैं वैसे तो ये बड़ा स्क्रीनशॉट आपको पूरा बाद में दूंगा। देखो यहां से, ये हुआ था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। ये फेल हो चुका है पहला वाला। अब दूसरा होगा। दूसरा कब होगा? सितंबर दिसंबर 1931 में, 31 के सितंबर दिसंबर में। ये कैसे होगा इसकी बात अपन करते हैं बाद में। ठीक है, अब निकलते हैं पीछे की तरफ। अब सुनो क्या हुआ। अब यहां पर होता क्या है, अब इस पहली आरटीसी हो गई फर्स्ट खत्म। ऐसे लिखे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद पहली आरटीसी हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। अब अगली आरटीसी होगी, अगली आरटीसी आएगी सेकंड आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होगा अपन करेंगे बात थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले इंडिया में आ जाओ। अब सुनो क्या होता है, थोड़ा सा याद करते हैं पीछे के सीन को। अब होता क्या है कि गांधी जी को मैं पहले ही बता चुका हूं, गांधी जी करीब करीब 6 सालों से जेल में थे, और गांधी जी लौट के आए नहीं थे जेल से।
लेकिन हुआ क्या कि 1929 के आसपास, 1929 के आसपास में लाहौर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। लाहौर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और इस कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी 1929 के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि हमें भारत को पूर्ण स्वराज लेके आना है, जबकि इनके पापा ने 1928 में क्या बोली थी कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तभी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना बापू ना, हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी हमारा होगा और राष्ट्रपति भी हमारा होगा। इसीलिए 1929 में लाहौर नदी के तट पर, मतलब लाहौर में नदी के तट पर, वहां पर हमने झंडा फहराया था और नारा दिया था कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। अब यहां से 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग उठेगी। लेकिन 1929 में हुआ क्या वो सुनो। 1929 में कांग्रेस का सम्मेलन लाहौर में होता है और लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और गांधी जी 6 सालों के बाद राजनीति में आए थे, मतलब जेल में से बाहर आए थे। तो ऐसे में जैसे ही गांधी जी मंच पे आए तो सारे के सारे कांग्रेस गांधी का सम्मान करते थे। तो जैसे ही गांधी जी आए तो सब ने गांधी जी के सामने हाथ जोड़ लिए और गांधी जी सामने बैठ के धोती पहने थे, ऊपर तो कुछ पहनते ही नहीं थे वो। तो बैठ गए गांधी जी। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेज पे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने आधे पौन घंटे का भाषण दिया और देने के बाद नेहरू जी बोलते हैं कि अब मैं चाहूंगा कि गांधी जी बहुत दिनों बाद हमारे सामने आए हैं, गांधी जी को यहीं पर अब स्टेज पर बुला के उनका स्वागत किया जाए। अब गांधी जी स्टेज पर खड़े होते हैं। अब जब स्टेज पर खड़े होते हैं तो बहुत बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं देश के लिए बहुत कुछ करूंगा। मतलब गांधी जी ने बहुत सारे लेक्चर देते रहे। तभी इसी बीच एक लड़का बैठा था वहीं स्टेज पर, मंच पे, मतलब नीचे ही बैठा था। वो गांधी जी से कहता है कि गांधी जी, हाथों में बहुत खुजली हो रही है। गांधी जी ने कहा मतलब? गांधी जी, बहुत साल हो गए ना, कोई आंदोलन नहीं किया, हाथ खुजा रहे हैं गांधी जी, कोई आंदोलन करो ना। गांधी जी कहते हैं यार, मैं जब आंदोलन करता हूं तो तुम मेरे को साथ नहीं देते और कल को फिर मैं जब जेल चला जाता हूं तो तुम मुझे जेल में मिलने भी नहीं आते। मैं असहयोग आंदोलन किया था 1920 में, बाद में मुझे जेल हो गई, तुम मिलने आई मुझे? तो वो लड़का बोलता है नहीं गांधी जी, इस बार करो आंदोलन, इस बार मैं मिलने आऊंगा। गांधी जी ने कहा मतलब तू चाहता है कि मैं जेल जाऊं? उसने कहा नहीं नहीं गांधी जी, बस आंदोलन करो आप। गांधी जी कहते हैं अच्छा। तो गांधी जी कहते हैं चलो शुरू करते हैं इन अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन लोगों ने पूछा गांधी जी से, गांधी जी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे आंदोलन करोगे, किस मुद्दे पे करोगे आंदोलन? गांधी जी कहते हैं मुद्दा सोच के बताऊंगा। अब क्या होता है, गांधी जी घर पहुंचते हैं एक दो दिन बाद। जब एक दो दिन बाद जब गांधी जी घर पहुंचते हैं तो सामने पत्नी होती है, पत्नी से कहते हैं कस्तूरबा खाना बना दो। कस्तूरबा कहती हैं आप बैठिए, मैं खाना लेके आती हूँ, मतलब खाना बना के लाती हूँ। अब कस्तूरबा भाई क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। तो जब खाना बनाती हैं तो चूल्हा होता है, चूल्हे में लकड़ी डाली जाती है, ऊपर से भगोना या पतीला रखा जाता है। और कस्तूरबा जी ने क्या हुआ था कि खाना काट रखा था, सब्जी वब्जी सब काट रखी थी और गांधी जी चारपाई पे बैठ के सब देख रहे थे। तभी जब चारपाई पे बैठ के देख रहे थे तो उन्होंने, कस्तूरबा ने क्या किया, उसमें सब्जी डाली, आलू डाले, बैंगन डाले, पानी डाला। इसी बीच उन्होंने एक डिब्बा उठाया और डिब्बे में से 2 पीस उठाए, 2 पीस, तो 2 पीस उठा के डाल दिए। जैसे ही 2 पीस उठा के उसके अंदर डाले, गांधी जी जो चारपाई पे बैठे थे वो उठ के आते हैं और कहते हैं कस्तूरबा। कस्तूरबा कहती हैं गांधी जी अभी नहीं, पीछे हट जाओ। गांधी जी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने जो अभी इसमें सब्जी में जो 2 पीस डाले ये क्या था? तो कस्तूरबा कहती हैं तो इतना रोमांटिक होके बोलने की जरूरत क्या थी, वहीं से पूछ लेते क्या था, तुम तो बड़े ऐसे ही सीन सा क्रिएट कर रहे हो कि कस्तूरबा जैसे प्यार करने का मन कर रहा है आपका। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बता दो वो सब्जी में डाला वो क्या था? तो वो कहती है ये नमक था। गांधी जी कहते हैं ये नमक कितने का आता है? वो कहती है कि नमक जो है वो पहले इतने का आता था और अभी कुछ दिन पहले इस लॉर्ड इरविन ने टैक्स बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है, तो अभी इसे नमक जो हो गया महंगा हो गया है। तो गांधी जी ने पूछा ये नमक बनाता कौन है? तो कस्तूरबा गांधी ने कहा कि सरकार बनाती है,
ये ध्यान रखना, उस टाइम पर नमक बनाने की पावर सरकार के पास होती थी, प्राइवेट कंपनियां नमक नहीं बना सकती थी। जैसे आज टाटा बनाता है ना, टाटा नमक आता है, वैसे उस टाइम पर नमक बनाने की पावर सरकार के पास थी। अब होता क्या समझो, गांधी कहते हैं कि अब मिल गया मुद्दा, नमक होगा, क्योंकि नमक वो चीज थी जो अगर सब्जी में है तो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन अगर सब्जी में नमक नहीं है तो हमें एक सेकंड में एहसास हो जाता है कि नमक की वैल्यू क्या है। अब ऐसे में गांधी जी स्टेज पर, मंच पर पहुंचते हैं, मतलब कांग्रेस में, और कांग्रेस में जाके कहते हैं कि अब जो अगला आंदोलन होगा वो नमक को लेके होगा। लोगों ने बोला गांधी जी नमक को लेके, नमक कौन सा मुद्दा है, इस पर कोई आंदोलन होता है क्या? गांधी ने कहा यही तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन पहले मैं अंग्रेजों से बात करूंगा, पहले मैं अंग्रेजों से बात करूंगा कि अंग्रेज सुधर जाएं तो अच्छा होगा। तो उस टाइम के गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन से गांधी मीटिंग करने जाते हैं। और जब लॉर्ड इरविन से गांधी मीटिंग करने जाते हैं तो गांधी एक ही बात पूछते हैं, इरविन साहब। इरविन कहता है हाँ बोल। इरविन साहब, आपने ना आटा पर, दाल पर, नमक पर, मिर्च मसालों पर, इतनी इतनी बेसिक चीजों पर नमक पर टैक्स बढ़ा दिया है। इस वक्त आम जनता के घर में रोटी नहीं बनती है, आपको एहसास है क्या? उसने कहा, इरविन बोला तुझे पता है सरकार कैसे चलती है? उसने कहा पता है। जनता को लूट के तो नहीं चलती ना? इरविन साफ साफ बोलता है तो तू चाहता क्या है? मैं ये चाहता हूं कि जो आटा है, दाल है, नमक है, सब्जी है, मिर्च है, मसाले हैं, जो बेसिक नीड की चीजें हैं, उन पर से टैक्स कम कर दो। जनता के घर में चूल्हा नहीं जलता है, उनसे टैक्स कम कर दो। इरविन ने कहा ना करूं तो, ना करूं तो सुन, एक बार अपने पूरे पुराने गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड को फोन करके पूछ ले कि तेरे सामने कौन खड़ा है। महात्मा गांधी बोलते हैं मुझे, मोहनदास करमचंद गांधी। आज से 10 साल पहले एक आंदोलन शुरू किया था, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो दूसरा आंदोलन शुरू करूंगा। लॉर्ड इरविन ने कहा चल 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 निकल, चल चल हट साइड में, तेरे जैसे बहुत आए, चल देख लिए। गांधी ने कहा सुन, अच्छे से प्यार से बोल रहा हूं, अगर तूने अगले 30 दिन का टाइम दे रहा हूं, 30 डेज का, अगर 30 डेज में तूने नमक, आटा, दाल, चावल और बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों से तूने टैक्स नहीं हटाया तो तुम जो कानून बनाते हो ना कि तुम नमक बनाओगे, सरकार नमक बनाएगी, वादा है मेरा, अगर तूने नमक से टैक्स नहीं हटाया और नमक को सस्ता नहीं किया और चीजों को सस्ता नहीं किया तो प्यार से, विनय पूर्वक हाथ जोड़ के सम्मान से इज्जत करूंगा तुम्हारी, और तुम्हारे ही कानून को तोड़ दूंगा। याद रखना, अवज्ञा कर दूंगा, अवज्ञा मतलब तोड़ दूंगा। अगर आज से 30 दिन के अंदर तूने नमक से टैक्स नहीं हटाया तो प्यार से, विनय पूर्वक तेरे कानून को तोड़ दूंगा और आंदोलन शुरू होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को बोलते हैं सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। अब क्या बोलेंगे? सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। अब सुनो, अब इरविन जो है वो टैक्स हटाएगा नहीं, तब यहां पर शुरू होगा सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे गांधी। गुजरात में एक तट होता है जिसे दांडी मार्च कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं, और दांडी मार्च से गांधी निकालते हैं और यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो हालात ये होते हैं, गौर से सुनना क्या कंडीशन होगी। ये था साउथ इंडिया, साउथ, और इस इंडिया में इतना हिस्सा जो था यहां पर नमक बनता था समुद्र के किनारे। और गांधी जी जाते हैं और जाने के बाद वहां पर पहुंचते हैं अरब सागर के पास में, और नीचे से समुद्र में से नमक उठाते हैं। और नमक उठाने के बाद कहते हैं कि आज से पूरे भारत में जहां जहां पर नमक बनता है वहां से घर घर में नमक बनाना शुरू कर दो, देखता हूं मैं कितने लोगों को जेल में डालते हैं ये अंग्रेज। और उसके बाद में गांधी की बात सुनते ही पूरे भारत में, इस एरिया में नमक 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 बनने लग गया, और घर घर में महिला, पुरुष, बच्चे सब नमक बनाने लग गए। और हालात ये हो गए कि पूरे भारत में गांधी ने दांडी मार्च निकाल के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और प्यार से गांधी ने सारे कानून तोड़ डाले। और इसी को सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को, जैसे ही सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए लोग और जैसे लोगों की भागीदारी बढ़ी, इसकी चिंगारी मतलब इसकी आवाज अंग्रेजों तक पहुंच गई, अंग्रेजों तक पहुंच गई।
और हालात ये हो गए कि लॉर्ड इरविन के ऊपर प्रेशर पड़ा ब्रिटेन के राजा का कि ओए क्या कर रहा है ये, तेरे चक्कर में उस गांधी ने आंदोलन कर दिया, तू बैठा बैठा देखता रहा। अगर ये आंदोलन कुछ दिन के अंदर सही खत्म नहीं हुआ तो सोच ले खत्म कर देंगे तेरे को। यानी इरविन के ऊपर प्रेशर पड़ा ब्रिटेन के राजा का कि अगर तूने ये आंदोलन खत्म नहीं करवाया कुछ दिन के अंदर और ये गांधी का आंदोलन चलता रहा तो तेरे को यहां से वापस बुला लूंगा इंडिया से और इंडिया के गवर्नर जनरल के पद से हटा देंगे। यानी कि इरविन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि अब करे तो करें क्या। अब इरविन को समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। तब इरविन को गांधी से बात करनी थी, लेकिन गांधी की मुलाकात इरविन से हो नहीं पा रही है। अब जब गांधी की मुलाकात नहीं हो पा रही है तो गांधी के एक मित्र थे, उन मित्र का नाम था तेज बहादुर सप्रू। इरविन तेज बहादुर सप्रू से कहता है कि तेज बहादुर जी, मेरी मुलाकात मोहनदास करमचंद गांधी से करा दो। देखा गांधी जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, देखो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, गांधी जी से मुलाकात करा दो बस। मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया उनको, मैं इनको सूखा पाका समझ रहा था, पिलपिले से आए थे, मैं पहचान नहीं पाया, मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े विद्वान आदमी हैं। मैं कहा चल मैं ट्राई करता हूँ, बात करता हूँ मैं गांधी जी से, अगर मुलाकात करा दें तो कर लें। तो अब क्या होता है, तेज बहादुर सप्रू कहते हैं गांधी को, गांधी जी बात मान जाते हैं और गांधी जी मिलने को तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर गांधी और इरविन बैठेंगे और इसी को गांधी और इरविन की मुलाकात जो होती है इसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब देखो क्या होता है, अब समझना कि गांधी जी सामने तेज बहादुर सप्रू बैठा था और गांधी जी जैसे ही पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कुर्सी पे बैठते हैं और तेज बहादुर सप्रू से कहते हैं हाँ बोल, अब क्यों बोला, सॉरी इरविन से कहते हैं हाँ बोल, काहे बोला अभी तूने। इरविन कहता है गांधी जी गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने कहा मतलब, मैंने तुझसे बोला था ना आज से कुछ दिन पहले कि मेरी बात मान जा नहीं तो आंदोलन शुरू होगा। हल्के में ले लिया ना तूने, हल्के से आदमी को हल्के में ले लिया ना, अब भारी पड़ रहा है ना। गांधी जी गलती हो गई, प्लीज आंदोलन वापस ले लो, प्लीज आंदोलन वापस ले लो, आपके हाथ जोड़ रहा हूं। ठीक ठीक है वापस ले लूंगा, वापस ले लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। मैंने कहा क्या शर्तें होंगी। आटा, दाल, नमक, चीनी और जितनी भी बेसिक आम जनता की जरूरतों के सामान है उन सब से टैक्स हटा। गांधी जी तो बहुत हो जाएगा, गांधी जी सरकार रेवेन्यू कहां से लाएगी, देश खर्च कहां से चलेगा। तो फिर मैं जा रहा हूं अभी। नहीं गांधी जी बैठो प्लीज प्लीज, मैं कर रहा हूं, साइन कर अभी क्या भी साइन कर कि तूने टैक्स हटा दिया, साइन कर अभी क्या भी। और इरविन ने साइन कर दिया और टैक्स खत्म हो गया, खत्म कर दिया एक झटके में। गांधी जी और बताइए और कुछ। ये जो सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी होने वाली है वो फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी उन्होंने तो हिंसा की थी ना। वो हिंसा नहीं थी, वो वायलेंट एक्टिविटी नहीं थी, उन्होंने बम ब्लास्ट किया था, लेकिन तुम लोगों के कान के पर्दे खोलने के लिए किया था। जब तुम लोगों को सुनाई नहीं देगा तो वो क्या करेंगे, वो हिंसात्मक गतिविधियों में नहीं आता। अभी क्या भी साइन कर उस पर लिख कि तू माफी देता है उनको। दीजिए तो बहुत आ जाएगा, ब्रिटिश सरकार हम पर प्रेशर डालेगी, बहुत तेरा हेडेक है आंदोलन वापस कराने का कि नहीं। गांधी जी साइन करता हूं, साइन कर दिए। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो गांधी जी ने इसमें हाथ नहीं लगाया था। नहीं 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 नहीं, गांधी जी ने इरविन के सामने बात की थी कि फांसी नहीं होगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने चीटिंग करके, धोखेबाज तो थे ही, अंग्रेजों ने चीटिंग करके इनके साथ ऐसा कर दिया। लेकिन गांधी जी ने पूरा पक्ष लिया था सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का। अब यहां पर क्या होता है, गांधी ने इरविन से दोनों शर्तें मनवा ली, एक तो टैक्स भी कम करवा लिया और उनकी फांसी टलवाने की पर भी साइन करवा डाले। लेकिन एक पंगा हो गया, गांधी ने कहा ठीक है आंदोलन वापस ले लूंगा। अब गांधी आंदोलन वापस लेते ही, आंदोलन बोल देता है कि आंदोलन वापस लिया जाता है, और वापस लेते ही इरविन कहता है गांधी जी एक मिनट। मैंने कहा क्या। गांधी जी मैंने आपकी दोनों शर्तें मान ली, मैंने आपकी दोनों शर्तें मान ली, लेकिन अब आप मेरी एक शर्त मान लीजिए। मैंने क्या। गांधी जी पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, फेल हो गया। हाँ गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला है 31 में, मैं चाहता हूं आप पार्टिसिपेट करोगे लंदन में, मैं चाहता हूं कि इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लोगे कांग्रेस की तरफ से। गांधी ने कहा मन तो नहीं है मेरा, लेकिन तू कह रहा है तो जाऊंगा, चल ट्रेन करा दे, मेरी टिकट करा दे, जाऊंगा। अब गांधी पहुंचते हैं लंदन गोलमेज सम्मेलन में। अब इस गोलमेज सम्मेलन में एक पंगा होगा, ध्यान रखना। अब शुरू होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैं पहले बोल चुका हूं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अब आएगा।
ये है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इतने लोग हैं, ये सीट खाली पड़ी है, ये वाली सीट खाली पड़ी है, और बाकी सारी सीटें भरी हुई हैं। ठीक है। अब उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर है, उस पेपर पे साइन हो रहे हैं सबके, और ये कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट पर एग्री हो गए इस पर। तो सबने, यहां पर जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसने कहा तो मैं रिपोर्ट को फाइनल करूं। गांधी जी बोलते हैं ठीक है डन, ये भी बोलते हैं डन 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 डन। मतलब ये रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट फाइनल हो रही है, कानून बनने वाली है अब। तभी गांधी जी कहते हैं ठीक है, मेरी तरफ से सारे पॉइंट सही है। और सारे लोग से पूछता है पीएम सही है सबके लिए, उन्होंने कहा सही है। तभी गेट पे खटखट की आवाज होती है, एक कोट पैंट टाई पहन के एक बंदा आता है, और वो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, एक मिनट पढ़ तो लेने दो रिपोर्ट को। अब वो पढ़ते हैं, अच्छा भारत को एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, ठीक है, प्रोविंस को ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दी जाएगी, सही, ठीक है, ठीक है, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, ठीक है, सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। गांधी आगे के पन्ने खाली, आगे के पन्नों में किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। गांधी ने कहा मतलब क्या चाहते हो? गांधी तुमने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, दलितों को कौन देगा? अब गांधी बोलते हैं अंबेडकर, हिंदुओं से मुसलमानों को अलग किया, हिंदुओं से सिखों को अलग किया, हिंदुओं से क्रिश्चियन को अलग किया, अब हिंदुओं से दलितों को भी अलग करोगे। कितने टुकड़े करोगे हिंदुस्तान के, कितने टुकड़े करोगे हिंदुस्तान के? अंबेडकर साहब कहते हैं नहीं गांधी, इस रिपोर्ट में अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो ये पास होगी, अदरवाइज ये रिपोर्ट पास नहीं होगी। बस इसी 1931 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच टेंशन हो गई, और ये 1931 का गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गया, फेल हो गया। मतलब इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे दलितों के लिए, और गांधी जी मना कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो तो हिंदू हैं, उनको तो हम सम्मान देंगे पूरा। यहां तक बताइए कोई डाउट है? यस और नो बोलो। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? चले आगे। ये भैया फिर बोल रहा है भैया एक बात पूछूं, पूछो ना यार, क्या पूछना है तुमको? पूछते भी कुछ हो नहीं यार, एक ही बात पूछूं, एक महत्वपूर्ण पुस्तक। एक बार रुकना, इस कमेंट को धीरे करना जरा, ऊपर वाला ये महत्वपूर्ण पुस्तक। सर जी मैं यह जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, आपसे निवेदन है कि आप बुक्स कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं बता दीजिए ना, क्योंकि मैं उन पुस्तक को खरीदना चाहता हूँ। भैया देखो ऐसा है, पॉलिटी में अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पॉलिटी का बैकग्राउंड दे रहा हूँ, तो पॉलिटी के लिए तो आप किताब मत पढ़ो, क्योंकि मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। और रही बात क्या कहते हैं अन्य टॉपिक की, तो मेरा मानना है आप जो टॉपिक के हिसाब से चलो, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको तैयार करो, जब दूसरा टॉपिक चलाएगा तो मैं उसके लिए बुक दे दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुक की पीडीएफ दे दूंगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप कॉपी कर लेना, मतलब वहां से डाउनलोड कर लेना। क्या लिखा है सर? आपसे एक बात पूछूं, आप लाइव क्लास सेव करना सर, जिससे मैं उसे रात में पढ़ाई कर सकूं 24 आवर्स के लिए। ठीक है भैया, अभी तो कर दूंगा, डोंट वरी ना। और क्या कोई इसमें देखना क्या है? सर मैं मजदूरी करता हूँ, पढ़ने देगा, मजदूरी करता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, 12 बजे सर मैं मजदूरी की करता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, 12 बजे सर मैं, अरे यही सेम टू सेम। कोई बात नहीं भैया, मैं अभी सेव कर दूंगा, वहां से आप कॉपी कर लेना। और कोई है क्या? महात्मा गांधी की ट्रेन वाली स्टोरी क्या है? अरे यार तुम तो आज ही गांधी जी की सारी स्टोरी पढ़ लोगे क्या? है, महापुरुष थे भाई वो, उनको इतनी जल्दी नहीं समझा जा सकता, धीरे धीरे आने दो, पूरा समझ लेंगे ना।
चले आगे शुरू करें। और कोई सर जी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्लास क्या सर? भैया अभी पहले जीएस तैयार कर लो, फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उससे पहले ऑप्शनल के बारे में डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। ऑप्शनल टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? टेलीग्राम चैनल के लिए परसों या कौन से परसों की क्लास थी, कब की थी वो, जिस दिन मैं टेलीग्राम का व्हाट्स यूट्यूब चैनल के इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में टेलीग्राम चैनल का, सॉरी टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो और क्लिक करके वहां पे जाओ, वहां पे ज्वाइन कर लो। आप कोई भी बता देगा ये तो। चलें आगे शुरू करें। अब आ गया पेन, अब शुरू करते हैं। देखिए अब क्या हुआ यहां से, अब क्या कहते हैं, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। अब सेकंड राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं पहुंचेंगे। और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट होगी, मतलब जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट होगी, वो पास हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ, इधर सुनो इसका कंक्लूजन। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट थर्ड आरटीसी में परमिशन दी गई, इसको पास हो गई मतलब यहां पर। और इसी थर्ड आरटीसी को बेस बना के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ है, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 पास हुआ है। यानी कि अब जो 35 का अधिनियम आएगा वो ऐसे आएगा। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के को पास किया गया कौन से सम्मेलन में? थर्ड आरटीसी में। और थर्ड आरटीसी के बेस पे आया है 1935 का अधिनियम। अब 1935 का अधिनियम क्या है वो सुनो। कहा गया ये था। तुम शुरू करते हैं इसको, पहले 35 का कानून समझते हैं, ठीक है? अब देखो क्या हुआ 35 के कानून में। सबसे पहला तो भारत में 3 पावर बनाई गई हैं। फेडरल लिस्ट हुई थी, प्रोविंशियल लिस्ट, कलर दूसरा करो, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? फेडरल लिस्ट मतलब संघीय सूची। भारत में 3 प्रकार की सूची बनाई गई, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है? 3 लिस्ट बनाई गई, जैसे आज भी होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि 3 सूची बनाई थी। अब ऐसे इसमें क्या था, जो फेडरल लिस्ट है उस पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, जो प्रोविंशियल लिस्ट है उस पर कानून बनाएगी राज्य सरकार, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर कानून बनाएंगे दोनों। ये था पहला टॉपिक, ठीक है? अगला टॉपिक सुनो। रेसिडुअरी पावर वर प्रेजेंट टू द विद द वायसराय, मतलब कुछ सब्जेक्ट जो थे, कुछ जो टॉपिक थे जिसपे कानून बनाएगा, वो रखे थे फेडरल लिस्ट में, कुछ रखे थे प्रोविंशियल में, कुछ रखे थे कॉन्करेंट में, और जो बच गए, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो तीनों में कहीं नहीं रखे, वो सब रखे गए, वो सब माने जाते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट। इन पे कानून बनाएगा वायसराय। अब ऐसे समझो, केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो फेडरल लिस्ट में, राज्य सरकार कानून बनाएगी वो राज्य लिस्ट में, दोनों कानून बनाएंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में, और तीनों जो लिस्ट में कोई टॉपिक बच रहने से छूट गया, मतलब लिखने से छूट गया, वो सब आएगा रेसिडुअरी सब्जेक्ट में, और उस पर कानून बनाएगा वायसराय। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा, अबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंस, ये जो द्वैध शासन था ना, ट्रांसफर और रिजर्व वाला, वो प्रांतों में खत्म कर दिया। जो 1919 के अधिनियम में ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट थे वो खत्म हो गए, ठीक है? अगला, इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर, मतलब ये ट्रांसफर और रिजर्व राज्यों में खत्म हो गया और केंद्र में शुरू हो गया। मतलब ऐसे समझो, पहले 1919 के अधिनियम में यूपी एमपी राजस्थान में आया ट्रांसफर और रिजर्व, ठीक है? और 1935 में यूपी एमपी राजस्थान से खत्म कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार में चालू कर दिया, ठीक है? अगला, इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11, मतलब जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांत, उनमें से 6 प्रांतों में 2 सदन होंगे, 2 सदनीय बोलते हैं इसको, 2 सदनीय, मतलब 2 सदन होंगे, जैसे मान लो अपर हाउस और लोअर हाउस। कितने में से? 11 में से 6 में। अगला, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससी, वुमेन एंड लेबर। अब देखो सेपरेट इलेक्टोरेट का पंगा क्या रहा है, देखें 1909 के कानून में सेपरेट इलेक्टोरेट केवल किसको मिला है? मुस्लिम।
1919 के कानून में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला है? मुस्लिम को मिला, सिखों को मिला, इंडियन क्रिश्चियन को मिला, यूरोपियन को मिला, है ना, इतनों को मिला। और 1935 के कानून में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला है? गौर से सुनना इसमें, मतलब इन सबको तो है ही है, इनके अलावा देखो एससी को मिला, वुमेन महिलाओं को मिला, और लेबर मजदूरों को मिला। यानी कि पहले 1919 के कानून में सेपरेट इलेक्टोरेट इतनों को, 1909 में इतनों को, मुसलमानों को, 1919 में इतनों को, और 1935 में इतनों को। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार हुआ है। ठीक है, चले आगे, दो हो गए, है ना। अब देखो इस्टेब्लिश्ड आरबीआई, आरबीआई बनाई गई इस कानून से। फेडरल कोर्ट, यही बाद में सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ये बनाया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यही यूपीएससी बनेगा बाद में, ये बनाया। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्यों का लोक सेवा आयोग होता है, जैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो बनाने की बात की गई थी। आपसे कोई पूछे कि राज्यों में ये लोक सेवा आयोग पहले बार कहां बना, तो 1927 में मद्रास में बना था। मतलब मद्रास में बन पहले गया था, कानून में बाद में लिखा आया था। ये था 1935 का अधिनियम। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? चलें आगे, चलें आगे। शुरू करें, कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? आगे बढ़े? चलिए आगे आ जाए। अब देखें, अब शुरू करते हैं। देखो कहानी क्या है। यहां के बाद अब सीन क्या होता है। 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इस कानून के आधार पर 1936 में भारत में चुनाव हुए। क्योंकि इसमें कानून में बोला गया था केंद्र और राज्यों में चुनावों की बात होगी, तो 1936 में भारत में इलेक्शन हुए। कितने राज्य थे उस टाइम पर? प्रोविंस कितने थे? 11। 11 राज्यों में से 9 राज्यों में चुनावों में कांग्रेस जीती थी। 9 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, और 2 राज्य ऐसे थे जिनमें न तो कांग्रेस जीती, और न ही मुस्लिम लीग जीती। वो 2 राज्य थे, बंगाल और दूसरा था पंजाब। इन दोनों में न कांग्रेस जीती और न मुस्लिम लीग जीती, गठबंधन जीता था। मतलब गठबंधन का मतलब है कोalition गवर्नमेंट की सरकार बन रही थी यहाँ पर। और ऐसे में कांग्रेस तब भी 11 में से 9 जीत गई, मुस्लिम लीग तो बिल्कुल नहीं जीती। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को लोग चिढ़ाने लग गए और कहने लग गए कि जिन्ना तुम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हो, मोहम्मद अली जिन्ना तुम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हो, और तुम 11 में से एक भी राज्य में चुनाव नहीं जीत पाए, तो तुम्हारी राजनीति पे तो धिक्कार है। तुम्हें तो चिल्लू और पानी में डूब मर जाना चाहिए कि तुम भारत में एक भी राज्य की सरकार को चुनाव नहीं जीते। वैसे तुम कहते मुसलमानों की राजनीति करता हूं मैं। तो ऐसे में अब जिन्ना के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, और जिन्ना ने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची तो यहीं पर जिन्ना ने एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि अब प्यार से तो मिलेगा नहीं, इसीलिए हम, इन जिन्ना ने कहा था, हम लड़के लेंगे। लड़के का मतलब होता है लड़के, लड़के नहीं, लड़का लड़की वाले नहीं, लड़के मतलब लड़ाई करके, लड़ाई करके लड़के लेंगे पाकिस्तान। जिन्ना ने कहा था प्यार से तो दोगे नहीं, तो इसलिए लड़के लेंगे पाकिस्तान। अब देखो इसे पंगा क्या हुआ। अब यहां पर एक सीन आ रहा है। अब जिन्ना किसकी बात कर रहे थे? पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ये था, पाकिस्तान ये था। एक्चुअली था क्या? पाकिस्तान के रूप में जिन्ना क्या चाहते थे? जिन्ना चाहते थे वो इलाका मिले जो पंजाब का इलाका है, जहां पर मुसलमान लोग रहते हैं, वो इलाका मिल जाए पूरा। और अफगान का इलाका मिले, अफगान का जहां मुसलमान रहते हैं वो वाला इलाका मिले, मुस्लिम लोग रहते हैं। और के का मतलब था जिन्ना का कि कश्मीर मिले, कश्मीर में मुस्लिम लोग रहते हैं, वो कश्मीर हमको मिले। और आई का मतलब था इंडस नदी, इंडस नदी, कि इंडस नदी के आसपास में जितने भी मुसलमान इलाके हैं वो सब मुझे मिले। और से एस का मतलब था सिंध,
जो सिंध प्रांत था ना, जहां मुसलमान रहते थे, वो मिले। और तान में ये शब्द जो था वो इससे लिया था, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का एंड का तान लिया था, तान, और यहां से शब्द बना था पाकिस्तान। समझ में आ गई बात या नहीं आई? पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, के फॉर कश्मीर, आई फॉर इंडस, एस फॉर सिंध, और तान तो साफ साफ है तान, बलूचिस्तान का। और जिन्ना ने कहा था कि इतना एरिया लूंगा और प्यार से नहीं दोगा तो लड़के लूंगा पाकिस्तान। और यहां से भारत में पाकिस्तान की आवाज उठने लग गई, क्योंकि जब जिन्ना हारे तो जिन्ना को लगा कि अब मुझे आगे के लिए चलना पड़ेगा। यहां से पाकिस्तान की डिमांड उठना शुरू होती है। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन है? इसमें बोलो कोई कंफ्यूजन है? विकलांग बच्चों को सिविल सेवा में कितना लाभ मिलता है? 3% मिलता है भैया रिजर्वेशन। आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें विकलांगों को जो 40% से ज्यादा हैंडीकैप होते हैं उन्हें 3% रिजर्वेशन है, 3-3। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये ऑफलाइन का क्या चार्ज है? तो ऑफलाइन भैया आगरा, मथुरा, झांसी, यूपी वाले सेंटर में यहाँ पर है। और वहाँ का जो चार्जेज है, चार्जर तो मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ, वो दूसरी कोचिंग वाले भले ही लूटते होंगे 1.5-2 लाख रुपया, क्वालिटी घंटा नहीं देते बिल्कुल वो। में चार्ज बहुत कम होता है, एक इतना होगा कि आम आदमी आसानी से बैठ के पढ़ सकता है, माँ बाप देने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। और अगर कोई कैपेबल नहीं होता तो उसको फ्री पढ़ा देते हैं, बात खत्म। और कौन है? फेडरल में अमेरिका और भारत में क्या अंतर है? अभी भैया 2 दिन बाद फेडरल सिस्टम स्टार्ट करूंगा, तब आपको अच्छे से बताऊंगा। ये क्या लिखा है ऊपर? करना एक कमेंट, ये कौन है हिंदी में? एक कमेंट नीचे होना। ये कौन बच्चा है कि सर जी सर समझ गए हम भी कि आप भी नहीं बता पाए, बेचारे दलित समुदाय का कष्ट सर। ये आप ये जो ना, मैं देखो पढ़ाई करा रहा हूं, मैं किसी के धर्म, किसी की जाति पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता, ठीक है। हाँ, निश्चित रूप से मैं आपका दर्द समझता हूँ, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो दलित समुदाय है उसके साथ टॉर्चर होता आया है, छुआछूत होती आई है, तो निश्चित रूप से सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है। और करना भी चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक कि उनके अधिकारों को लिए वो खुद आवाज ना खड़ी कर सके। करंट अफेयर की वीडियो अभी तो आपको पीडीएफ दे तो रहा हूँ, वहां पर क्या बोलते हैं टेलीग्राम पर, वहां से आप डाउनलोड कर लो, पढ़ लो उनको, फिर बाद में धीरे धीरे सोचेंगे करंट अफेयर का भी अगर बन सकेगा तो, ठीक है। चले आगे। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इधर क्या होता है इसके आगे सुनो। बाद में फिर 1939 में, 1939 से लेके 1942 तक भारत में, 1942 तक वर्ल्ड वॉर चलता, भारत में नहीं, सॉरी यार गलत बोल गया, वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1945 तक चलेगा ये। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर चलेगा, विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध में मेनली 2 टीम है, 2 टीम है। पहली टीम में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरा है यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, ठीक है। और जो दूसरी टीम है उसमें एक तरफ है इटली, एक तरफ है जर्मनी, और एक तरफ है जापान, ठीक है। ये 3 देश जो है वो एक तरफ है, और ये जो 3 देश हैं वो एक तरफ है। ये इन दोनों के मध्य वर्ल्ड वॉर होगा, मतलब जो विश्व युद्ध होगा वो इन दो के मध्य होगा। वैसे तो मैं जानता हूं कि आई होप कि आपको इसमें इन दोनों कहां पर है ये पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूं ताकि अगर किसी को ना मालूम हो तो वो पता चल जाए। यहाँ है वर्ल्ड का मैप क्या? देखिए, ऐसे समझो अगर समझ नहीं आता, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ये रहा, ये इतना हिस्सा, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ये रहा, ठीक है। दूसरा यूएसए जो है वो मेनली ये रहा। यूएसए के 50 राज्य हैं, 48 राज्य इसमें है, एक राज्य ये अलास्का है, और एक राज्य जो है वो हवाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अमेरिका हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। और एक था यूएसएसआर। 1991 से पहले एक समूह होता था यूएसएसआर, सोवियत संघ कहते थे, वो इतना बड़ा था, ये सब था इसके अंदर, मतलब इतना देश था, ये था यूएसएसआर, ठीक है। और यूएसएसआर 1991 में, 1991 में बट गया, और बटने के बाद इसमें से 3 बाल्टिक कंट्री निकले,
3 बाल्टिक देश निकले और 12 कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट निकले। मतलब 12 देश इसमें से अलग निकले, जैसे रसिया, यूक्रेन, ये सब इसमें आते हैं, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान वगैरह फलाना ढमका। और 3 बाल्टिक देश निकले, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। तो ये 12 और 3, इन 15 देशों को मिला के पहले एक जो ग्रुप बनता था उसे यूएसएसआर कहते थे। एक लड़ाई इन 3 के बीच थी, मतलब एक तरफ ये 3 देश थे, ठीक है, और दूसरी तरफ की 3 कौन थे वो देखो। अजी क्या हो गया, दूसरी तरफ 3 कौन से थे वो देख लें। पहला मैंने बोला जापान, ये रहा, ठीक है। दूसरा मैंने बोला जर्मनी, ये रहा, ठीक है। तीसरा बोला मैंने इटली, वो ये रहा। ये 3 एक तरफ है और वो 3 एक तरफ है। अब ये चलेगा, वर्ल्ड वार शुरू होगा यहां से, ठीक है। आगे अब देखो वर्ल्ड वार में होता क्या है। गौर से सुनना यहां पर। अब देखो होता क्या है, वर्ल्ड वार में सबसे पहले ये वाली टीम जीतती है। ये वाली टीम कब से कब तक जीतती है, 1939 से लेकर 1940-41 के आसपास तक ये टीम जीतती है, जीतती रहती है, और वो टीम कमजोर होती है। लेकिन 1940-41 के बाद में 1940-41 के बाद में इस टीम को चूना लगता है और ये टीम जीतना शुरू करती है। ये टीम जीतना शुरू करती है उधर वाली, ठीक है। अब देखो पंगा क्या होता है। पंगा ये होता है, अमेरिका की सरकार जो हारने लग गई, ये जीतने लग गई, मतलब तीनों हार रहे हैं, ये जीत रहे हैं। तो अमेरिका की सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा कि भाई देखो तुम्हारा देश गुलाम है भारत, तुम्हें चाहिए कि वर्ल्ड वार के टाइम पे भारत का सपोर्ट ले लो, इंडिया का सपोर्ट ले लोगे तो हमें एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। और ब्रिटेन ने इसी इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए इंडिया में यहीं पर एक मिशन भेजा था, इसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्यों भेजा था, क्योंकि अमेरिका ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहा था कि तुम्हें चाहिए कि भारत का सपोर्ट ले लो, भारत का सपोर्ट ले लोगे तो भारत हमारी मदद करेगा, तो उसकी मदद से हम वर्ल्ड वार में ताकत ले आएंगे और जीतेंगे। तो इसी मदद लेने के लिए ब्रिटेन ने एक मिशन भेजा था जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। ये वही प्रकार का मिशन था, ये एक प्रकार की मिशन नहीं था, लॉलीपॉप की गोली थी, मतलब क्रिप्स मिशन में सरकार ने ऐसे कहा था, बच्चों को पकड़ा देते ना लॉलीपॉप, ले बेटा ले, तो ऐसे क्रिप्स मिशन लेके आ रहे थे, तो भारतीय लोगों को चूसने के लिए दे रहे थे क्रिप्स मिशन को। अब ये क्रिप्स मिशन जो था वो असफल हो गया। कैसे असफल हुआ वो सुनो। क्रिप्स मिशन में ये माना गया था, क्या किया था, इधर सुनो। क्रिप्स मिशन में ये कहा था, अंग्रेज क्या लॉलीपॉप लेके आए हैं, अंग्रेज ये कह रहे हैं, गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर लाइक दैट एंजॉयड बाय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अंग्रेज कह रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को आजाद कर दिया और डोमिनियन बना दिया है, क्या बताया था डोमिनियन मैंने कल, जैसे डोमिनियन बना दिया है वैसे ही इंडिया को वर्ल्ड वार के बाद आजाद कर देंगे और डोमिनियन बना देंगे। पहली लॉलीपॉप, मतलब पहली लॉलीपॉप चूसने को दे दी कि तुम्हें आजाद कर देंगे, वर्ल्ड वार के बाद मौज करो। तो इंडिया के लोग इस भाषे में फंस जाएं। नेक्स्ट, प्रॉमिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कहा गया कि संविधान सभा बनाएगा भारत खुद अपनी, मतलब भारतीयों से कह दिया कि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद तुम्हारी संविधान सभा तुम खुद बनाओगे। 2 पॉइंट। तीसरा, प्रिंसली स्टेट टू बी फ्री टू ज्वाइन इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट, मतलब जो प्रिंसली स्टेट देसी रियासत थी जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, उनको बोल दिया कि तुम चाहो तो भारत में शामिल होना, तुम चाहो तो अपना अलग देश बनाए रखना, इन्हें यहां छूट मिल गई। नेक्स्ट, provinces could decide to be separate from India and frame their own constitution, जो राज्य होंगे यूपी, एमपी, राजस्थान, उन्हें छूट मिल गई कि तुम चाहो तो अपना खुद का संविधान बनाना और तुम चाहो तो भारत के संविधान में ही शामिल हो जाना। नेक्स्ट, टिल फर्दर नोटिस द डिफेंस वुड बी हैंडल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब तक अगला नोटिस नहीं आएगा, मतलब जब तक अगली सूचना नहीं आएगी, तब तक जो रक्षा की जिम्मेदारी होगी वो ब्रिटिश सरकार की होगी, मतलब भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी। ये था क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन का मतलब है, अमेरिका की सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भारतीय लोगों की सहायता या समर्थन लेने के लिए भारतीय लोगों को कुछ सपोर्ट कर दो, तो भारत के लोग तुम्हें सपोर्ट कर देंगे। तो ये पेपर के रूप में लाके दे दिया ये क्रिप्स मिशन।
भारत ब्रिटिश सरकार ने कहा हम आजादी के बाद तुम्हें ये चूस नहीं दे देंगे, चूसते रहना पकड़ के, और इसी को क्रिप्स मिशन कहते हैं। लेकिन गांधी ने कहा कि ये क्रिप्स मिशन धोखा है। गांधी ने कहा ये क्रिप्स मिशन उस बैंक की चेक की तरह है जो बैंक दिवालिया होने वाली है। मतलब एक ऐसी बैंक जो बैंकरप्ट हो रही है, दिवालिया हो रही है, उसका ये फटा हुआ बेकार चेक है। गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया और क्रिप्स मिशन यहीं पर आकर फेल हो जाता है। क्लियर हो गया? बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। इसीलिए क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा कि कोई भी क्रिप्स मिशन की बातों में मत आना, ये चीटिंग करता है। ये क्रिप्स सिर्फ में लॉलीपॉप दे रहा है, लॉलीपॉप लेके तुमसे सपोर्ट लेगा, इसकी बातों में मत आना। इसलिए भारत के लोगों ने और इंडिया के पॉलिटिशियन ने क्रिप्स मिशन को धज्जियां उड़ा दी और ये फेल हो गया भारत से। चलें आगे, चलें आगे। ये कौन है सर? प्लीज मेरी सुन लो। सुनाओ भैया, तुम्हारी क्या है? बताओ कौन से दर्द हैं आपके, बताओ। एक बार नीचे करने से, ये हिंदी वाला कमेंट करना है नीचे। सर जी अपनी कोचिंग का फीस बता दो। भैया मैंने बताया तो, फीस करीब वही होगी 50,000 के आसपास, आप ये मान लो। बाकी आप कहाँ से आओगी कहाँ से नहीं आओगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए और कोई है डाउट? यहाँ आगे चलें। सर मैं मैरिड हूँ और मजबूर भी हूँ, तो आपके सेंटर पे नहीं आ सकती हूँ, तो आप एक बार मेरा फ़ोन उठा लो प्लीज़। आपका नंबर क्या है बताइए, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। आप अपना नंबर बोलो, मैं आपको कॉल करता हूँ। नंबर लिखिए आप अपना जल्दी। नंबर लिखा आया इनका कि नहीं आया? मैडम जी आप अपना नंबर लिख दीजिए, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। हैं? मैं मोबाइल से कर लूँगा ना। तो क्यों करेंगे वो, उन्हें क्या मतलब है? आप नंबर अगर देना चाहें, यदि आप मतलब चाहें तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। जैसे ही नंबर मैं एक बार नोटिस कर लूँ आप डिलीट मार देना। अगर आप चाहें तो, मेरी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है आपके लिए, ये आपका एक वो है। बट आपको लग रहा हो कि मैं आपको कॉल नहीं कर रहा, उठा रही रहा हूँ, तो मैं आपको कर लेता हूँ। क्योंकि मैडम चक्कर क्या है ना, सुबह से लेकर शाम तक 15-15 20-20 हज़ार कॉल और व्हाट्सअप मैसेजेस हैं, तो रिप्लाई करने में असुविधा होती है, क्योंकि पढ़ाना होता है ना बच्चों को। अच्छा, नंबर सबको मिल जाएगा, एक मिनट रुकना, ये देना। ये तो कोई और है, ये तो यही है क्या? अरे यार, बताओ, कोई अब अपना वैसे ही दे रहा है भाई, मैं क्या करूंगा यार तुमको यार। बड़े अजीब आदमी हो तुम तो यार सब। भैया मेरा नाम जान के क्या करोगे यार? तुम पढ़ाई कर लो यार, नाम में क्या रखा है, हैं? कौन सी मैं तुमको चुम्मी देने आ रहा हूँ जो तुम नाम जान के मेरा कुछ करोगे यार? पढ़ाई करो अपना, क्या रखा है। चले आगे, चलिए अब आ जाए। अब ये क्रिप्स मिशन आपको समझ में आ गया कि क्रिप्स मिशन में कहाँ तक हुआ था? यही है नाम, क्या है इनका? इसी नंबर से मैसेज आया था, इसी नंबर से आई थी कि मेल है? नहीं, चलो छोड़ो, अब आ जाओ। अब देखें अब क्या हुआ। अब ये वर्ल्ड वार चल रहा है, अब सुनना, अब वर्ल्ड वार में क्रिप्स मिशन ने लॉलीपॉप दे दिए। लॉलीपॉप क्या है? लॉलीपॉप क्या है कि यहां पर पहले ये जीत रहा था, फिर ये जीतने लग गया, फिर ये जीतने लग गया। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं अमेरिका की सरकार ने ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बनाया। तो ब्रिटिश सरकार तुम्हारे लिए एक चूसनी लेके आई, मतलब जिसे लॉलीपॉप कहते हैं, उसी लॉलीपॉप का नाम था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आपके लिए लेके आया जो वादे, वो सारे के सारे वादे गांधी जी ने खत्म कर डाले। गांधी जी ने कहा ये सब का सब बेकार खेल है। क्लियर है यहां तक? अब देखो सीन क्या होता है आगे। अब यहां से पंगा पड़ता है। पंगा क्या पड़ेगा? इधर
ये था जापान, मैप में समझना, ये है जापान, ये है इधर इंडिया, ये है ग्रेट ब्रिटेन। तो अपन पहले ग्रेट ब्रिटेन के गुलाम थे, अब धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन ने हम पे कब्जा कर रखा था, और धीरे धीरे जापान जो है वो ब्रिटेन को मारता हुआ यहां तक बढ़ता हुआ जीतता हुआ आ रहा है। यानी कि जापान ने ब्रिटेन को मार मार के यहां पर ले आया और ब्रिटेन को मार मार के भगाने लग गया। गांधी जी को पता चल गई कि गांधी जी ये ब्रिटेन जो है वो यहां पर आएगा, अंडमान निकोबार तक आ चुका है जापान। यानी धीरे धीरे अंडमान निकोबार पर कब्जा करेगा पहले जापान, ब्रिटेन को मारेगा, और अंडमान निकोबार के बाद अगला टारगेट जो होगा वो इंडिया होगा। मतलब यहाँ पे मान लो अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार को मारने के बाद सीधा इंडिया टारगेट होगा, और इंडिया में आके अंग्रेजों को मारेगा पकड़ के, और अंग्रेजों से कह देगा कि तुम भागो यहाँ से। और अगर अंग्रेज यहाँ से भागेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जापान जो होगा वो ब्रिटेन को, इंडिया को गुलाम बना लेगा। यानी कि अभी तक इंडिया जो गुलाम था वो ब्रिटेन का था, और इस ब्रिटेन के चक्कर में जापान आ रहा है इंडिया में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जापान जो है ब्रिटेन को मारेगा और ब्रिटेन को मार के भगा देगा, और फिर जापान इंडिया पर कब्जा कर लेगा। यानी कि आज तक 150 सालों तक तो अपन इंडिया ब्रिटेन के गुलाम थे, और अब अगर जापान जीत गया तो हम जापान के गुलाम होंगे। इसका मतलब तो यही वाला बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अंग्रेजों की तब भी भाषा अंग्रेजी समझ में आती है, वो जापान वाले तो ये इंडिया को गुलाम बना लेंगे, चू चू चचर पपर करेंगे, उनकी तो भाषा भी समझ में नहीं आएगी जापानीज। तो गांधी जी को लगा कि इस वक्त ब्रिटेन कहीं ना कहीं हार गया तो जापान कब्जा करेगा। अब कैसे इस ब्रिटेन से बचाना है भारत को, और कैसे ये जापान कब्जा न कर पाए, कैसे इसके लिए गांधी जी एक चाल चलेंगे। मतलब अब गांधी जी ने रात के रात में दिमाग लगाया है, और अब पूरे भारत में ऐसा गेम खेला जाएगा, ऐसा एक चाल चली जाएगी जिससे गांधी इसको बचा पाएंगे। और यहीं से भारत की आजादी की कहानी शुरू होती है। यानी कि अब कैसे भारत को अंग्रेज हम यहां से भगाएंगे, बस यहीं से 1942, ये घटना 1942 की है, यहीं से जो गांधी शुरू करेंगे सीन, ये मैं बताऊंगा अब आपको नेक्स्ट क्लास में। और कल वाली क्लास में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कल वाली क्लास में ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपकी खत्म हो जाएगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।